अनुवादक की नौकरी का काला सच। इस दूसरे पर्व में आपका स्वागत है। इसके पहले भी एक सत्र मैंने किया था और उस पर मैंने चर्चा किया था, ऐसी बातों की मैंने चर्चा की थी जो कोई नहीं बताता है। आप में से जो मित्र हिंदी की दुनिया में आना चाहते हैं, विशेषकर हिंदी अनुवादक और राजभाषा बनकर भारत सरकार की सेवा और भारत की सेवा करना चाहते हैं, उन समस्त नवोदित मित्रों के लिए आज का यह सत्र है। निवेदन करूंगा कि सत्र पूरा देखे बगैर कोई भी राय मत बनाइएगा, क्योंकि राय बनाने से पहले आपको सत्र अंत तक देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि अधूरा अगर आप देखेंगे तो अधूरा समझेंगे और फिर बातें पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए, राजभाषा के कैडर में जब आप आते हैं तो आने के लिए बहुत तैयारियां करते हैं। इसमें आने के लिए आपको एमए हिंदी से पढ़ना पड़ता है, भले ही आपकी रुचि अंग्रेजी में हो, सोशियोलॉजी में हो, किसी और भाषा में हो, लेकिन हिंदी की नौकरी मिल रही है और आसान भी है, क्योंकि सिर्फ हिंदी में जनरल हिंदी के ग्रामर और अंग्रेजी के ग्रामर इसे पढ़ना है, परीक्षा देना है। उसके अलावा एक पैसेज एस्से और एक पैसेज अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, एक 200 नंबर यहाँ और वहाँ ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश ग्रामर, इतना ही करके हम आ जाते हैं। बहुत ऐसे मित्र हैं जो दिल पे पत्थर रख करके अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, दोबारा एमए इंग्लिश किया और एमए हिंदी करके फिर आते हैं। किसी भी नौकरी में आने से पहले या आने के बाद हमारा यह ख्वाब होता है, जैसे हमारी बहुत सी हमारे सपने होते हैं। हमें लगता है कि चलो एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, यहाँ ज्वाइन कर लेंगे और दिन रात पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके हम आईएएस पीसीएस या जो भी है अपने मन की नौकरी पा जाएंगे। कुछ इस आशा से आते हैं, कुछ लोग इस आशा से आते हैं कि चलो अंग्रेजी पढ़े, एमए अंग्रेजी पढ़े, आज तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। तमाम नौकरियों के जाल से उलझते उलझते यहाँ आकर के लग जाते हैं। इस नौकरी में ज्वाइन करने पर जो सबसे पहली दिक्कत आती है उसकी बात मैं करता हूँ। इसकी जो नौकरी में आप आते हैं, इसके दो पक्ष होते हैं। पहला होता है सपने और दूसरा पक्ष है इसमें यथार्थ। इन दो पक्षों के बीच में आप घूमते हैं। सपने, पहला सपना है आपको ऊंचा पद, ऊंचा पद, इसके बाद का और पढ़ाई। बहुत ऐसे मित्र मिले मुझे जो इस ऊंचे पद के साथ पढ़ाई की लालसा में आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और जिस दिन आप कार्य ग्रहण करते हैं, डे 1 से आपको कहा जाता है आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जो आपके 8 घंटे का समय होता है उसको डिफाइन कर दिया जाता है और आप सोच करके जाते हैं कि नौकरी मिल गई और अब मैं ऑफिस में चेयर पर बैठ करके बाबू बन करके काम शुरू करूंगा। लेकिन अरे यह क्या, वहां पहुंचते ही आपसे बोला जाता है आपको काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सुनते हैं आपको काम करना पड़ेगा, आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है। क्या फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे ये तो हमें पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, कई लोग पीएचडी कर चुके हैं, तो उन्हें लगता है पहली बात तो पढ़ने नहीं देते हैं, दूसरा लगता है कि अरे ये तुच्छ सी नौकरी में आ गए। तुच्छ सी नौकरी इसलिए कि जब आप कार्यालय में कार्य ग्रहण करते हैं तो आपको लगता है सारे लोग करते हैं, अरे यार हिंदी वालों के पास कोई काम नहीं है। तो ये दो चीजें हैं जिनके कारण आपका दिल इस नौकरी से टूटने लगता है और टूटने लगता है तो आपको लगता है कि अरे हम कहाँ फंस गए। पहला यथार्थ है कि आप चाहते हैं कि आपको कार्यालय के कार्य समय में पढ़ने दिया जाए, लेकिन डे 1 या डे 2 जाते ही आपको बताया जाता है आपका ये काम होगा, ये करना है, तो आपको लगता है अरे मुझे काम भी करना पड़ेगा और वहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। देखिए, जब आप नौकरी पे गए हैं तो नौकरी पे गए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप घर में एक काम वाली बाई रखते हैं या काम वाला रखते हैं, तो वह आपके यहाँ आते ही बोले कि साहब जी मुझे अभी गूगल प्ले, वो क्या बोलते हैं, गूगल मीट में क्लास करना है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अच्छी नौकरी के लिए, क्या आप उसको अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे तुम हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करने आए हो, तुम क्लास करोगे?
इसी तरह से आप सरकारी संस्थान में नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप खुल के कहें कि नहीं जी मैं पढ़ता ही रहूँगा दिन भर और 8 घंटा यहाँ पढ़ूंगा, घर जाके 8 घंटा पढ़ूंगा, तो कोई मानेगा आपकी बात? कतई नहीं मानेगा। लेकिन वहाँ क्या करना है, वहाँ आपको थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना है। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस आवर शुरू होता है 9:45 और ऑफिस आवर खत्म होता है 6:15। अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग नियम है, पर कुल मिला के इसमें 8 घंटे या 7.5 घंटे आपके कवर हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप 9:45 कार्यालय में एग्जैक्ट पहुंचे और बैल की तरह से कुल्लू में लग गए, जमते रहे और 6:15 बजे निकले। मैं बताता हूँ आप कितने घंटे काम करते हैं। कितना भी आदमी समर्थ हो, डेडिकेटेड हो, कितना काम करेगा। 9:45 पहुंचेगा, अटेंडेंस वगैरह करते करते इसका 10:15 हो जाएगा। 10:15 से इसका एक्चुअल कंप्यूटर खुल जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। 10:15 से करने के बाद लगातार 30 मिनट तक, या मान लेते हैं लगातार 2 घंटे आप काम किए, एकदम कहीं इधर उधर नहीं हुए, लगातार 2 घंटे के बाद आपको टॉयलेट लगेगा कि नहीं लगेगा? थोड़ा बहुत पानी पिएंगे, टॉयलेट बाथरूम जाएंगे। अगर इस हर 2 घंटे के ब्रेक के बाद आप टॉयलेट जाते हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगेगा। और 10-10 मिनट करके अगर 4 ब्रेक लिए तो 40 मिनट आपका ये ब्रेक हो गया। ये 10-15 में आप काम शुरू किए, मतलब 40 मिनट यहाँ हो गया। इसके बाद लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद तो ऐसा है नहीं कि 1:30 से 2 लंच है तो शार्प 2 बजे आपको काम शुरू कर देंगे। बहुत मुश्किल से कभी कभी होता है। तो 2 की जगह आप 2.5 मतलब 30 मिनट आपके इधर बन रहे हैं। इसके बाद आपका कार्य खत्म होता है 6:15 में, ऑफिस खत्म होता है। अमूमन 6 बजते ही लोग वाइंड अप करना शुरू करते हैं। फाइलें वाले अलमारी में डालना, ताला लगाना, कंप्यूटर बंद करना, ये तमाम प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब 20 मिनट आपके पास यहाँ ही बचते हैं। कुल 130 मिनट, मतलब 8 घंटे की नौकरी में 2 घंटा तो आप ऐसे ही निकाल देते हैं। अनअवेयर, मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं कि आपने 2 घंटा निकाला। अब ये जो 2 घंटा आपने निकाल दिया है तो आपको काम कितना करना पड़ा? 6 घंटा। अब इस 6 घंटे में भी मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बुला लिया, भाई साहब सुनिए, या रमेश जी या सुरेश जी या अनुवादक साहब सुनिए, बॉस ने आधा घंटा आपसे बातचीत किया, अच्छा बुरा, डांट पीट या तारीफ जो भी हो, आधा घंटा उसमें निकल गया। उसके बाद कोई आपके कार्यालय के कलीग आ गए, आधा घंटा उनसे बातचीत में निकल गया, तो फिर 1 घंटा तो यहाँ भी निकल गया ना। तो मित्रों आपने देखा ये समय 8 घंटे में से अब कोई भी आपको हल के बैल के जैसे 8 घंटे काम करने के लिए नहीं कहता। अब आपको इस पीरियड को कैसे देना है आपको मैं यह बताता हूँ। देखिए जब भी आपको काम करने के लिए दिया जाता है तो आपको मान लीजिए कार्यालय में जाते ही जो पहला पक्ष होता है वह कहा जाता है कि हिंदी वालों के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए उन्हें कोई दूसरा काम दे दो, दूसरा काम दे दो। या फिर यह कहा जाता है कि आपके पास काम, हिंदी वाले के पास पहला काम होता है अनुवाद का, और उसके बाद दूसरा काम कुछ फाइलों में कार्यान्वयन संबंधी होता है। कार्यान्वयन का मतलब इधर नराकाश से पत्राचार, यहाँ पत्राचार, अलग अलग कार्यालयों से पत्राचार, ठीक है। तो कार्यान्वयन का कार्य हो गया, अनुवाद का कार्य हो गया। अभी जब आप नई नई नौकरी में जाते हैं तो एक पेज में, एक A4 साइज के पेपर में, A4 साइज पेपर में अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 400 से 500 शब्द होता है। 400 मान लेते हैं, 400 शब्द में अनुवाद होता है। आपके पास अनुवाद आया तो आप इस अनुवाद को करने में लगभग 3 घंटे लगा देते हैं। 3 घंटे लगा देते हैं। और कार्यान्वयन मतलब फाइलों में जो कार्य है, एक फाइल में आप 1 घंटा लेते हैं पढ़ना लिखना, क्योंकि आप डे 1 से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई मुझे कहाँ काम करने के लिए कह दिया गया। तो 3 घंटा और 4 घंटा ऐसे करके आप अपने काम को ही लिंगर करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। और फिर एक बड़ा सा शब्द निकलता है पेंडिंग। पेन और डिंग मतलब डिंग, कलम भूल गया। आप अपने काम को पेंडिंग रखते हैं तो जो आज काम करना चाहिए वो कल करेंगे। तो आपको मैं यहाँ एक स्मार्ट वर्क करना बताऊंगा। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं
ये स्मार्ट वर्क है कार्यालय में, और स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी और आपको भरपूर समय मिलेगा पढ़ाई के लिए। स्मार्ट वर्क क्या है? आपको जो अनुवाद मिल रहा है, अनुवाद प्रयास करें दिन भर में अगर 5 पत्र मिला, 5 पत्र अनुवाद आप 1 घंटे में खत्म करें। उसके लिए अनुवाद 1 घंटे में खत्म करने के लिए आपको चाहिए टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड हिंदी में या अंग्रेजी में, अक्सर अंग्रेजी से हिंदी करते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी जो क्वालिटी है आपके अंदर, अनुवाद का गुण अच्छा होना चाहिए। आप अगर ये दोनों गुण अपना बढ़ा लेते हैं तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। समस्या क्या, आप फ्रेशर जाते हैं, आपको ना टाइपिंग करने आती है ना अनुवाद करने आता है, तब आप फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज पर फोकस करेंगे तो आपका कार्य जल्दी होने लगेगा। तो जो अनुवाद 3 घंटे में करते थे उसे आप 1 घंटे में करके दे देंगे, 2 घंटा आपका बच गया। अब आते हैं इसके बाद हम फाइलों पर काम पर। अब आप जब फाइल वर्क करेंगे, फाइलों पर काम, फाइल वर्क बहुत आसान होता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, एनालिटिकल स्पीड अच्छी है, तो फाइलों में भी आप 2 घंटे में आप फाइलों पर भी काम निपटा सकते हैं। और आप चाहें तो 3 से 4 घंटे, मतलब कार्यालय पहुंचे और फर्स्ट हाफ में बिफोर लंच बोलते हैं इसको, बिफोर लंच ये आप काम निपटा सकते हैं। और उसके बाद जो समय बच गया, बड़ा ईमानदार बनने से नहीं चलेगा कि मैं नौकरी में आया पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। आप उसके बाद आपके ऑफिस का कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आप अपनी चीज़ें पढ़िए। नीति निर्धारण चीज़ें पढ़ने का आपको हक दिया जाता है। आप चीज़ें पढ़िए, राजभाषा नियम, अधिनियम, ये पढ़ना ही है, पार्ट ऑफ ड्यूटी है। इसको पढ़ने से कोई मना नहीं कर देगा। अनुवर्ती परीक्षाओं में राजभाषा नियम, अधिनियम या व्याकरण आते हैं, वह कार्यशालाओं में आप पूछते हैं, तो उसे आप अगर पढ़ दें तो कोई मना नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं नौकरी की परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ूंगा, तो सभी लोग मना करेंगे। अब आपने 4 घंटा काम किया, इसके बाद ऑफिस का 2 घंटा आपके पास सॉलिड बचा है, 2 घंटा ही पढ़िए ना। अभी तक तो आप पढ़ते आए हैं नौकरी में जाने तक, आपको उसको रिफ्रेश करना है, रिचार्ज करना है। 2 घंटा भी पढ़िए और रात भर पूरा पढ़िए। आपके पास पूरी रात बची पड़ी है, पूरी रात आखिर क्या करेंगे कमरे में? तो आप अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको पढ़ने लिखने का भरपूर समय मिलेगा और आप लोगों के चहेते बनकर के रहेंगे। हमारे कार्यालयों में जो अनुवादक रहते हैं, आजकल अनुवाद अधिकारी हो गए हैं, अनुवाद अधिकारी जाते हैं, आप जाते तो हैं बड़े अच्छे से, और वहाँ जाने के बाद आपको पता चलता है कि लोग बोलते हैं, आपके बॉस बोलते हैं कि हिंदी वाले के पास कोई काम नहीं है, हिंदी वाले के पास कोई काम नहीं है। तो क्या करेंगे? कोई काम नहीं, मतलब आपके पास हिंदी का काम ही नहीं होता है। मेरे बॉस ने भी बोला था कि हिंदी तो सरकारी कार्यालयों में बोझ है। क्यों बोझ है मैंने पूछा, बोला एक तरफ अंग्रेजी छापो एक तरफ इंग्लिश, इसका मतलब स्टेशनरी वेस्ट होता है आपका। सही बात है, सरकारी कार्यालय गरीब होता है, स्टेशनरी वेस्ट करना ठीक नहीं है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो मैंने कहा सर आप अंग्रेजी में चिट्ठी ना जारी करके हिंदी में जारी करिए ना। कहाँ लिखा है कि आप हिंदी में पत्र नहीं जारी कर सकते? आप अंग्रेजी में मत करवाइए। बोले हैं ये कैसे होगा? मैंने कहा आपको हिंदी आती है? नहीं आती है। बोले बिल्कुल जी, मैं तो हिंदी भाषी छात्र का हूँ। तो मैंने कहा फिर आपको हिंदी में पत्र लिखने में क्या दिक्कत है, आप हिंदी में लिखिए। साहब ने कहा हाँ। मैं बोला आप हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी ना करवाइए, कोई वेस्ट नहीं है। अगर आपको हिंदी लिखने में दिक्कत होती है प्लीज़ कॉल मी, मैं आपको हिंदी में लिखवा दूंगा। आप डिक्टेशन दे दीजिएगा, मैं सुधार करा दूंगा। साहब ने उस दिन के बाद हिंदी वाला बोझ बोलना बंद कर दिया। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता, और ये कहा जाता है, बॉस भी कई बार बोलते हैं नो हिंदी प्लीज। जैसे मुझे मेरे किसी बॉस ने कहा कि भाई वही हिंदी, हम अंग्रेजी ही पढ़ेगा। तो मैंने कहा साहब आप पढ़ो ना, मैंने मना कहाँ किया है। लेकिन जब तक भारत का संविधान कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, और ये कर्तव्य है 343 से 352 तक जो भी कहानियाँ हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये करना है, और मुझे यह दायित्व दिया गया है कि मैं आपको गाइड करूँ। मैं बॉस नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाइड करने के लिए आया हूँ। बोले ना ना ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप लिख दीजिए फाइल में, ऐसा नहीं चलेगा, मैं भी कन्वर्ट हो जाऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है, अंग्रेजी में भी पढ़ के आया हूँ।
थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, अगले दिन से काम होने लगा। तो अब क्या होता है, हिंदी वाले के पास कोई काम नहीं, ये मीथ आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक विभाग है, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो बवाल हो जाएगा। भारत सरकार का एक विभाग है, जिस विभाग में जब आप अनुवादक बन करके जाते हैं तो उसमें जाते ही डे 1 से आपको कहा और भी काम दे दिए जाते हैं। जैसे आपको ऑडिट के काम में लगा दिया जाएगा, आप ऑडिट करने जाइए बाहर, ऑडिटर के साथ जाइए, उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह दे दिया जाता है। कितना अच्छा काम दिया जाता है। अरे भाई, आप हिंदी के अलावा एक काम और सीख लेते हैं। और हम अनुवादक बंधु विरोध करते हैं, ना जी ना, हम नहीं करेंगे। आप जरूर जाइए, आपके ऊपर हिंदी का कार्यभार है। आप पहले दिन से बोलते हैं नहीं जी हम हिंदी के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। आप ये जो ऑडिट करने के लिए आपको भेजा जा रहा है, ऑडिट, या फिर आपको अकाउंट्स का काम दिया जा रहा है, या फिर आपको कैश का काम दिया जा रहा है, या फिर आपको सिक्योरिटी का काम दिया जा रहा है, आप यहां जो भी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट को हिंदी में लिखेंगे। आप कहिए हिंदी में लिखेंगे, फिर बवाल होगा कि भाई ये कौन है हिंदी में लिख रहा है, बुला के लाओ। आप विनम्र, हाँ जी सर बोलिए, ये हिंदी में क्यों लिखा? सर क्या करूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। अगर आप वहां बोल देंगे सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि आप तो हिंदी में काम करने के लिए गए हैं और लोग जानते भी हिंदी वाले को अंग्रेजी नहीं आती, थोड़ी शर्म आएगी आपको बोलते हुए। लेकिन जब बोल देंगे हाँ साहब क्या करें, अंग्रेजी नहीं आती ना, मजबूरन बेचारा है, हटाओ इसको। या फिर अगर वो भी आपके जैसे जिद्दी होगा, बोलेगा ठीक है बेटा हिंदी में ही काम करो। अब जब आप हिंदी में काम करने लगेंगे तो लाभ क्या मिलेगा आपको, कि आपके कार्यालय में पत्राचार का एक निर्धारित प्रतिशत होता है। जैसे आप गौ क्षेत्र में हैं तो आपको 55% मूल पत्राचार हिंदी में करना है। क क्षेत्र में है तो आपका मूल पत्राचार 100% होना चाहिए। ख क्षेत्र में है तो शायद 65% है। इसी तरह से नोटिंग का भी प्रतिशत है, 30 है, 100 है, और जो कुछ है ये कहानी है। तो आपका टारगेट धीरे धीरे अचीव होगा। हर जगह बिना टारगेट का गेम होता नहीं है, सरकारी कार्यालय हो गैर सरकारी। इसे कहते हैं हिंदी सत्याग्रह, बिना किसी को बोले। समस्याएं इसमें क्या आती है हिंदी सत्याग्रह करने में, कि हमें खुद ही नहीं अंग्रेजी हिंदी आती है। अब देखिए समस्या क्या होती है कि हम लड़ते हैं कि सर जी हम तो यहाँ हिंदी का काम करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल एप्लीकेशन जो देते हैं अंग्रेजी में देते हैं। छुट्टी का एप्लीकेशन अंग्रेजी में, लीव के बाद ज्वाइनिंग अंग्रेजी में, कोई पर्सनल एप्लीकेशन अंग्रेजी में देते हैं। जब आप पर्सनल एप्लीकेशन अंग्रेजी में देते हैं तो सरकारी काम अंग्रेजी में करने में क्या दिक्कत है? डे 1 से पर्सनल एप्लीकेशन, अभी जैसे मैं देख रहा था बहुत लोगों ने कसम खाया है। खुशी की बात है कि ओथ ऑफिस ज्वाइन करते ही खाना पड़ता है, लोगों ने खूब वीडियो डाला है और उसमें अंग्रेजी में शपथ ले रहे हैं। उसमें विकल्प रहता है, आप अंग्रेजी में लीजिए या हिंदी में लीजिए। आप हिंदी में लीजिए, कोई रोक लेगा आपको? नहीं रोकेगा। लेकिन हम ही जब डेडिकेटेड नहीं, हाँ 10% ऐसे कार्यालय हैं जहां हर काम कीजिए उसके बाद भी आपको प्रताड़ित होना पड़ता है। ये किस्मत की बात है। मैंने भी झेला, उसने भी झेला, उसने भी झेला, सब झेलते हैं। लेकिन 2, 4, 6 महीना शुरुआती दौर में अगर आप विनम्र बने रहे तो मुझे लगता है बाद में तो थेथरी भी उतर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बताए 2 फार्मूला पर आप काम शुरू करिए, 6 महीना करिए, देखिए उसका रिजल्ट न आए तो बताइएगा। आज ज़्यादा हो गया, अगले सत्र में फिर और काला सच कुछ लेकर के आऊँगा जिससे आप प्रभावित हैं और कैसे बचें। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली चर्चा में पुनः आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।